बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को ये बताया था कि मैं थर्ड पेपर लूँगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और व्यवहार में, और इसके साथ साथ मैंने आपको इस सब्जेक्ट में जो अच्छी पुस्तकें थी उससे आपका परिचय कराया। जो मैंने सिलेबस लिखाया था उसमें जो शुरू के टॉपिक्स थे उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आपको दो प्रमुख उपागम पढ़ने होंगे, यथार्थवादी उपागम या रियलिस्ट उपागम, और दूसरा उदारवादी उपागम या लिबरल थ्योरी। कोई भी सब्जेक्ट हम जब शुरू करते हैं तो हम लोग उपागम से शुरू करते हैं, यानी कि अप्रोचेस से शुरू करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम या रियलिस्ट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। रियलिस्ट थ्योरी बहुत पुरानी और पारंपरिक थ्योरी है। रियलिस्ट थ्योरी राज्य पर फोकस करती है, राज्य को सर्वोच्च मानती है, प्रभुता संपन्न मानती है और बाकी सब संस्थाएं और उसकी गतिविधियों को उसके अधीन मानती है। रियलिस्ट थ्योरी राज्य की संप्रभुता के साथ, राज्य की सर्वोच्चता के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यथार्थवादी सिद्धांत या अंग्रेज़ी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियलिस्ट थ्योरी बोलते हैं। रियलिस्ट थ्योरी की जड़ें हमको इतिहास में बहुत पुराने काल से मिलती हैं। इसीलिए रियलिस्ट थ्योरी में दो मुख्य धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। एक है पारंपरिक यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज़म, और दूसरा है समकालीन यथार्थवाद या कंटेम्प्रेरी रियलिज़म, जिसको कि नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज़म भी कहा जाता है, और संरचनात्मक यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज़म भी कहा जाता है। हम लोग आज अपने इस यथार्थवाद के लेक्चर में यथार्थवाद के विकास को ट्रेस करेंगे, शुरू से लेकर और वर्तमान तक, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि परंपरात्मक यथार्थवाद और आधुनिक यथार्थवाद में क्या अंतर है और क्या दोनों की विशेषताएं हैं। यथार्थवाद का अध्ययन जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम उदारवाद के अध्ययन पर आएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले तो हमें ये देखना है कि यथार्थवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहते हैं, आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। यद्यपि इसकी उत्पत्ति थुसिडाइडिस द्वारा प्रस्तुत 431
ईसा पूर्व के पेलोपोनेशियन वॉर के वर्णन में तथा लगभग उसी समय सुन त्सू द्वारा चीन में रचित युद्ध की कला यानी कि द आर्ट ऑफ वॉर नामक पुस्तक में पाई जाती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ। वास्तव में इसका उदय उदारवाद के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप हुआ। वे सभी देश जिनके हित समान थे, मिलकर रहते थे, यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, पहले जो था वो आदर्शवाद लोग लेकर चलते थे और आदर्शवाद में उनका बहुत विश्वास था, लेकिन यथार्थवाद को बल तब मिला जब द्वितीय विश्व युद्ध ने आदर्शवाद की सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। बजाय इसके कि विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व जिस रूप में है इसका अध्ययन करे। आदर्शवादी इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे तथा उनसे स्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता था, स्थायी शांति कैसे संभव हो सकती थी। इसके विपरीत यथार्थवादियों का विश्वास था कि युद्ध स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि मानव की प्रकृति अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने की है। जहां आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, वहीं यथार्थवाद का आधार शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित का संवर्धन करता है। यानी कि देखिए, जो यथार्थवाद है वो पावर स्ट्रगल में विश्वास करता है, शक्ति की राजनीति मतलब पावर स्ट्रगल, और राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो बहुत महत्व देता है। ये दो चीज़ बड़ी प्रमुख हैं जो कि यथार्थवाद में पाई जाती है। यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण अभिकर्ता मानता है। इस तथ्य को संप्रभुता की अवधारणा से बल मिलता है। संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रवाद तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राज्य सुसंगठित राजनीतिक समुदाय बन पाए हैं। इस व्यवस्था में सभी अन्य संस्थाएं एवं संबंध राष्ट्रीय राज्यों के अधीन रहते हैं। इसके आधार पर सभी गैर राज्यीय कर्ता यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम तथा अंतर सरकारी संगठन
जैसे कि संयुक्त राष्ट्र आदि आधुनिक विश्व व्यवस्था में गौण स्थान पर देखे जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यथार्थवादी जो है वो राज्य की प्रभुसत्ता से कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो राज्य की संप्रभुता से कतई समझौता नहीं करते हैं। वो ये जानते हैं कि राज्य सर्वोच्च है और सर्वोच्च राज्य के साथ साथ और गैर राज्यकर्ता विश्व व्यवस्था में हो सकते हैं, लेकिन वो जो अन्य संस्थाएं हैं उनका स्थान राज्यों के अधीन होता है और वो राज्यों के ही अधीन रहकर काम करती हैं। वो राज्यों के बराबर नहीं होती हैं और राज्यों से आगे तो निकलने का प्रश्न उठता ही नहीं है। इस तथ्य को मानते हुए भी कि गैर राज्यीय अभिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विश्व व्यवस्था के विकास में विश्व में प्रमुख साझेदारी करते हैं, यथार्थवादी अपनी इस धारणा पर अडिग हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र राज्यों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये स्वीकार करते हुए भी कि गैर राज्यीय अभिकर्ता की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी है, यथार्थवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की सर्वोच्चता को आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। यथार्थवाद के अनुसार कोई भी शक्ति राज्य के ऊपर या उससे उच्चतर नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस बात को बार बार दोहराया गया है, इस बात को बार बार इस बात की ओर इंगित किया गया है कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य संप्रभु है, कोई भी शक्ति उसके अधीन रहकर काम कर सकती है, परंतु उसको चुनौती नहीं दे सकती है। चुनौती देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो हमेशा अन्य शक्तियाँ राज्य के प्रति समर्पित रहती हैं और राज्य एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में उनके ऊपर छाया रहता है। तो यथार्थवाद का ये डिफाइनिंग फीचर हो गया है कि द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट एंड द सबसर्वियंस ऑफ अदर एक्टर्स टू द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सर्वोच्चता संपन्न है और बाकी जो कर्ता हैं वो उसके नीचे रहते हैं। इस बात को बार बार दोहराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों में इस विषय पर कोई आम सहमति नहीं पाई जाती है कि यथार्थवाद की परिसीमा क्या है। प्रश्न ये है कि क्या यथार्थवाद एक सुविकसित या व्यवस्थित सिद्धांत है या फिर यथार्थवाद में अनेक धाराएं पाई जाती हैं। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर भी विभिन्न वर्गीकरणकर्ताओं ने प्रायः यथार्थवाद के एक छोर को अन्य से पृथक करने का प्रयास किया है। सामान्यतः
यथार्थवादी विचारधारा को दो प्रमुख वर्गों या श्रेणियों में रखा जाता है। वे हैं प्राचीन अथवा नंबर 1 पारंपरिक यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म, या इसको शास्त्रीय यथार्थवाद या क्लासिकी यथार्थवाद भी बोल सकते हैं। और दूसरी जो धारा है वो है समकालीन यथार्थवाद। समकालीन यथार्थवाद, आधुनिक यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, मॉडर्न रियलिज्म या नियो रियलिज्म। पारंपरिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस विशाल विश्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो अनेक पीढ़ियों के योगदान से विकसित हुआ। इसमें थुसिडाइडिस, मैकियावेली तथा E.H. कार से लेकर हैंस जे मॉर्गेनथाउ तक अनेक विद्वान शामिल हैं। यथार्थवाद को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निश्चित रूप से मॉर्गेनथाउ के साथ संबद्ध किया जाता है, क्योंकि हैंस जे मॉर्गेनथाउ का रियलिज्म में बहुत ज़्यादा योगदान है। हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने एक किताब भी लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और उसमें उन्होंने, वो एक ग्रंथ था और उसमें उन्होंने यथार्थवाद के प्रति अटूट विश्वास प्रकट किया था और यथार्थवाद की पूरी विवेचना की थी। इसलिए हैंस जे मॉर्गेनथाउ का नाम लिए बिना रियलिज्म और ख़ास तौर से क्लासिकल रियलिज्म का अध्ययन संपूर्ण नहीं हो सकता है। प्राचीन यथार्थवाद का मूल मंत्र ये है कि यह पूर्व मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य कभी न समाप्त होने वाली शक्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस संघर्ष की जड़ें मानव प्रकृति में पाई जाती हैं। इस संरचना में न्याय, कानून तथा समाज का या तो कोई महत्व नहीं है या उन्हें वृत्त खींचकर परिसीमित कर दिया गया है। प्राचीन यथार्थवाद या पारंपरिक यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म, सारे शब्दों को आपको दिमाग में बैठा लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है और अगर आप एक ही शब्द से परिचित हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्या नई चीज़ पूछ ली गई है। तो प्राचीन यथार्थवाद या पारंपरिक यथार्थवाद ये मानता है कि सिद्धांतों को नीतियों के अधीन कर दिया जाता है तथा किसी भी राजनेता का कौशल इस बात से निर्धारित होता है कि वो विश्व राजनीति की बदलती शक्ति संरचना के अनुसार स्वयं और अपने देश को ढाल ले। पारंपरिक यथार्थवाद एक उपागम के रूप में, उपागम मीन्स अप्रोच, एक उपागम के रूप में दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में अधिक विकसित हुआ। ऐसा उस समय हुआ जबकि विद्वानों की एक नई पीढ़ी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नवघटित घटनाओं की व्याख्या करके पारंपरिक उदारवाद को आगे बढ़ाया। पारंपरिक यथार्थवादी शब्द उन विद्वानों के लिए है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले
और उसके तुरंत बाद लिखना आरंभ किया। यथार्थवादियों की अपनी विशेषता है कि वे मानव प्रकृति का मूलतः नकारात्मक चित्रण करते हैं। देखिए, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, जो पारंपरिक यथार्थवादी हैं उन्होंने जो राष्ट्रों का व्यवहार है उसको मानव प्रकृति से रिलेट किया है। उन्होंने मानव प्रकृति को नकारात्मक माना और मानव प्रकृति की नकारात्मकता से राष्ट्रों के व्यवहार को कनेक्ट किया है। मानव प्रकृति को वे स्वार्थी मानते हैं, आत्म केंद्रित मानते हैं, शक्ति और संघर्ष में लिप्त मानते हैं, और जो राज्य हैं वो और कुछ नहीं है, सिर्फ मानव प्रकृति का प्रतिबिंब हैं। इसलिए उनकी जो सोच है वो काफ़ी नकारात्मकता है और कुछ माने में निराशावादी भी है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। इनमें से सबसे प्रमुख विद्वानों जैसे राइनोल्ड नाइबर, निकोलस स्पाइकमैन तथा हैंस जे मॉर्गेनथाउ तथा उनके जैसे अन्य विद्वानों का विश्वास है कि शक्ति के लिए लालसा मानव की प्रकृति में ही निहित है। दूसरे शब्दों में, शक्ति प्राप्त करने की लालसा तथा वर्चस्व स्थापित करना मानव प्रकृति की मूल विशेषता है। इसी का अनुसरण करते हुए राज्यों का व्यवहार भी स्वार्थी एवं अहंकारी होता है, क्योंकि वह देश के निवासियों की प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र होता है। ये मानव स्वभाव का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से शक्ति की राजनीति होती है। यथार्थवादियों का विश्वास है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वे विश्व राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन की संभावना के बारे में अत्यंत निराशावादी हैं। परिणाम स्वरूप राज्य कूटनीति के पारंपरिक सिद्धांतों अर्थात शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं विश्व जनमत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेते हैं, ताकि मानव स्वभाव को नहीं, राज्यों के राष्ट्रीय हितों के टकराव को नियंत्रित या सीमित किया जा सके। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि पारंपरिक या परंपरागत यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म की मुख्य चीज़ें। इसमें दो बातें जो उभर कर आती हैं जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। एक ये है कि राज्य की सर्वोच्चता, जिसके साथ कोई समझौता नहीं है, जिसके कि सब अधीन है, कोई राज्य को चुनौती नहीं दे सकता है, कोई राज्य के निकट नहीं पहुंच सकता है, राज्य सभी के ऊपर हावी होता है। और नंबर 2, मनुष्य की प्रकृति। मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी है, अहंकारी है, आत्म केंद्रित है, शक्ति के प्रति उसमें लालसा है, इसीलिए हमेशा शक्ति संघर्ष में निहित रहती है। और जो मनुष्य की ये प्रकृति है, यही राष्ट्र राज्यों के व्यवहार में प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए राष्ट्र राज्य हमेशा शक्ति संघर्ष या पावर स्ट्रगल में लिप्त रहते हैं। और
मनुष्य की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। तो ये था परंपरागत यथार्थवाद के सोचने का तरीका। अब हम लोग जो दूसरी धारा है, समकालीन यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, इस पर आएंगे। समकालीन और नव यथार्थवाद भी राज्य को महत्व देता है। राज्य इसमें भी केंद्र में है, लेकिन इसने कुछ अपनी सोच में परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन क्या है, आइए इस बात पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। समकालीन यथार्थवाद को यानी कि कंटेम्प्रेरी रियलिज्म को नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। इसका उदय 1980 के दशक में केनेथ वॉल्ट्ज के प्रभाव में हुआ। चाहे यथार्थवाद शक्ति की प्राथमिकता और उसके महत्व को स्वीकार करते हैं, फिर भी वे सभी घटनाओं का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। नव यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना होता है। देखिए, दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय संरचना या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पर जो यथार्थवादी हैं, समकालीन यथार्थवादी हैं या नव यथार्थवादी हैं, उस पर फोकस करते हैं। उनका ये मानना है कि मनुष्य की प्रकृति को वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। उनका ये कहना नहीं है कि जो राज्यों का बिहेवियर है वो मनुष्य की प्रकृति के द्वारा गाइडेड होता है। जो न्यू रियलिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो राज्यों का बिहेवियर है वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर या अंतर्राष्ट्रीय संरचना के द्वारा गाइडेड होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा वे विश्व राजनीति के विविध आयामों या नियमों का वर्णन करते हैं। उनका विश्वास है कि इसकी व्याख्या केवल राष्ट्रहितों अथवा राज्यों की नीतियों के अनुसार नहीं की जा सकती है। पारंपरिक यथार्थवादी जहां युद्ध के कारणों को मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वहीं नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। ये अराजकतावादी या अराजकता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वर्ड को बैठा लीजिए। अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं एनार्की या एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। न्यू रियलिस्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो एनार्किक है, अराजकतावादी है। उनका कहना है कि विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा नियमों को लागू करने के लिए किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव उत्तरदायी है। अन्य शब्दों में, मानव स्वभाव नहीं बल्कि अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, द्वेष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असुरक्षा जन्म लेते हैं। देखिए, जो अराजकता शब्द का प्रयोग किया गया है,
या अराजकतावादी जो कहा गया है, इसका मतलब जो है वो ये नहीं है, अराजकता मतलब ये नहीं है, लॉलेसनेस से मतलब नहीं है नव यथार्थियों का मतलब। अराजकता से मतलब जो है अव्यवस्था से नहीं है कि एकदम जो है पूरे लॉलेसनेस मची हुई है, पूरा युद्ध लगातार हो ही रहा है और मारकाट मची हुई है और सब कुछ नष्ट हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। अराजकता से उनका मतलब जो है वो ये है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में एक किसी सेंट्रल अथॉरिटी या केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। ये जो केंद्रीय सत्ता का अभाव है, इसी को उन्होंने अराजकता वादी संरचना कहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, द्वेष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असुरक्षा जन्म लेते हैं। नव यथार्थवादियों का कहना है कि चाहे विभिन्न राज्यों के पारंपरिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों ना हों, उनमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक या नव यथार्थवाद को प्रायः केनेथ वॉल्ट्ज की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि उन्होंने 1979 में लिखी थी, के साथ जोड़ा जाता है। केनेथ वॉल्ट्ज को न्यू रियलिज्म का जनक माना जाता है। वॉल्ट्ज के विचारों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वॉल्ट्ज का ये स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार अराजकता के कारण युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। अराजकता से अभिप्राय ये है कि संप्रभु राज्यों के ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति स्थापित कर सके। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अराजकता का मतलब है कि किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव, राज्यों के ऊपर किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव। इस स्थिति को प्रायः युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया जाता है। युद्ध की स्थिति की बात करते समय संरचनात्मक यथार्थवादी ये नहीं कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पैमाने पर युद्ध निरंतर ही होते रहते हैं। वास्तव में इस बात की संभावना बराबर रहती है कि कोई भी राज्य कभी भी युद्ध का सहारा ले सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि अराजक परिवेश में युद्ध की संभावना सदैव रहती है। दूसरे शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि चाहे राज्यों के नेतागण शांति के कितने भी इच्छुक हों, यह व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर ही देती है। नव यथार्थवादियों का विश्वास है कि सरकार का रूप चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा समग्रवादी या नेतृत्व का व्यक्तित्व कैसा हो, इन बातों का महत्व युद्ध की संभावना के संदर्भ में कम है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध वो अराजकता की स्थिति के कारण मानते हैं।
तो देखिए, जो न्यू रियलिज़म है और जो क्या कहते हैं, या नव यथार्थवाद कह लीजिए, उसमें नव यथार्थवाद में केनेथ वॉल्ट्ज़ का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1979 में उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रतिपादन किया था। राज्य को अभी भी वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं, राज्य को वो केंद्र मान रहे हैं, परंतु वो मानव प्रकृति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो राज्यों के व्यवहार को मानव प्रकृति से रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि राज्यों के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय संरचना से रिलेट करते हैं, जिसको वो अराजक मानते हैं या एनार्किक मानते हैं, जिसका मतलब ये है कि राज्यों के ऊपर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने पारंपरिक यथार्थवाद की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला और उसके बाद हमने ये डेवलप किया कि जो बात का यथार्थवाद है, यानी कि जो समकालीन यथार्थवाद है या नव यथार्थवाद है या संरचनात्मक यथार्थवाद है, उसका कैसे विकास हुआ और उसमें जो बातें उठाई गई हैं वो कैसे कुछ मामलों में नव यथार्थवाद को पारंपरिक उदारवाद से भिन्न बनाती हैं। यथार्थवाद में और भी थिंकर्स का नाम आता है जिन्होंने अपना किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।